हाँ जी, मैं एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ। हमने निकालना है कि किसी भी सैटेलाइट का जब वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो टोटल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, अब क्योंकि वो मोशन में है इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, और क्योंकि अर्थ के पास है, किसी मास के पास है, तो जब दो या दो से ज्यादा मासेस होते हैं, आपस में फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है सिस्टम में। इसलिए इस सैटेलाइट की जो एनर्जी होगी दैट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एग्जांपल लिया कि एक सैटेलाइट है, मास m का, उसका मास m है और जो उसका ऑर्बिट का रेडियस है वो स्मॉल r के बराबर है। तो जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। काइनेटिक के लिए हमने हाफ एम वी स्क्वायर लगाया, वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और पोटेंशियल के लिए माइनस जी एम एम अपॉन आर, जो फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया हुआ है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जी एम बाई आर अंडर रूट, तो वीओ की वैल्यू डाली, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आ जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन 2r के बराबर। ये इसका एक्सप्रेशन आना चाहिए। क्लियर है सबको? आ गया? अब यहां पे जो नेगेटिव साइन आया है क्या इंडिकेट करता है? वो दो बातें बताएगा। पहला ये कि किसी भी सिस्टम में यदि एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो उसका अर्थ होता है कि जो सिस्टम है उसमें जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। ठीक है, अगर रिपल्सिव होती तो ये पॉजिटिव आता। और दूसरा जो इसका इम्प्लीकेशन है, या जो दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हो, वो क्या है कि अगर हमने इस सिस्टम को अब अलग करना है कि सैटेलाइट को हम इन्फिनिटी पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो एनर्जी डेफिशिएंट है, उसमें नेगेटिव में एनर्जी है। तो लिख लो इसे भी, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the negative sign indicates that energy has to be supplied to the system if we have to shift the satellite at a distance infinitely large from the surface of Earth. ठीक है, अब ये जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये वो एनर्जी होती है जो सिस्टम को बाइंड करके रखती है, अपने आप से सैटेलाइट वहां से जाएगा नहीं। तो अगली डेफिनेशन लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी which has to be supplied to a system so that the distance between the masses constituting the system becomes infinitely large is known as binding energy of the system.
अगला पैराग्राफ बना देना। इन केस ऑफ an orbiting satellite, it will be equal to negative of its total energy, therefore अब नेगेटिव है पहले से ही, अगर उसको नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव साइन कट जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी GMM अपॉन 2R। ठीक है जी, समझ में आया? आ गया। तो अब हमारे जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूँ, नोट कर लो इसको। 2 spherical bodies, 2 spherical bodies having masses m and 5m and radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12R. Find the distance covered by the smaller body just before collision if the mutual gravitational force between them is the only force acting on them. Between them Is the only force acting on them. कैसे करोगे? देखो भाई, अगर उनके बीच में
केवल उन्हीं का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कर लो ट्राई, फिर बात करेंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपने आप सोच लो, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। हाँ जी, कोई बताएगा कैसे करोगे? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जो दोनों का, जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगा। तो इन दोनों का यदि हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना हो, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, सो दैट छोटे वाले से इसका डिस्टेंस इनिशियली x है, तो बड़े वाले के सेंटर से 12r माइनस x हो जाएगा। ठीक है, जब आपस में ये अट्रैक्ट होंगे, सेंटर ऑफ मास तो यही है, तो ये टकराने लगेंगे। ठीक है, पहले हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर लेते हैं कहां पर है। तो फॉर्मूला हमने शॉर्टकट किया हुआ है, m1x1 इक्वल टू m2 x2। तो m इंटू x इक्वल टू 5m इंटू 12r माइनस x। m से m काट देते हैं, x इक्वल टू 60r माइनस 5x, तो 6x इक्वल टू 60r, x इक्वल टू 10r के बराबर आ गया। ठीक है, कितना समझ में आया सभी को? तो यहां पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट ने चल के जब यहां टकराने के लिए आएगा, तो एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा। अब तुम लोगों को ये निकालना है कि ये यहां तक पहुंचने के लिए ये कितना डिस्टेंस कवर करे कि सेंटर ऑफ मास यहीं पड़ा रहे और इनका कोलिजन भी हो जाए। वो कह रही है कि अगर ये इसको आके टकराता है, ये नहीं चलेगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 10r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या गलत है? वो उसको भी तो चलेगा। हाँ जी, इसमें ये गलती है कि ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये उस पे फोर्स लगा रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन है, तो दोनों ही चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चले और दूसरा रुका रहे। देखो, हम लोग ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। अब अगर दोनों आप चल के आते हैं तो दोनों का अपना अपना साइज भी प्रेजेंट है। यदि दोनों पॉइंट मासेस होते कि इनका साइज ना होता, तो पॉइंट मास इसने चल के यहां पहुंच जाना था, इसने चल के यहां आ जाना था, तो हमारे लिए आंसर x का हो जाता 10r के बराबर। इसका पूछते तो हम आंसर बोल देते 2r के बराबर। अब वो तो है नहीं। ठीक है, तो दोनों जब चलेंगे आपस में टकराने के लिए, तो वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे वो 12r तो होगा नहीं, वो तो ये इनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। ये कितना है? 9r। ठीक है, तो यदि हमारे पास डिस्टेंस 9r है, तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, लेकिन अब m इंटू एक्स इक्वल टू 5m इंटू 9r माइनस x हो जाएगा। अब तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। देखो सॉल्व करके क्या आता है। दोनों ने टोटल जो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस है वो 9r है ना, 9r है, तो उसको पुट करके सॉल्व कर दो। सेवन 7.5r। ठीक है जी, नेक्स्ट। असाइनमेंट खोलो अपनी।
पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 72, पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 72 यही कह रहे हो? रुक जाओ एक मिनट, अभी इसको नहीं करना। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है a के बराबर और इसका मास है m के बराबर, और एक पॉइंट मास उतना ही, दैट मीन्स m के बराबर इस शेल के सेंटर पे रखा हुआ। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने चुना जो सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे है, यहां का पोटेंशियल बताना। ठीक, अब इसके लिए तुम्हें जो तो पॉइंट मास है उसके लिए तो पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान हो गया कि अगर मैं V1 सपोज कर लूं, हो जाएगा -gm अपॉन a/2, तो ये हो गया -2gm अपॉन a। ठीक है, जो स्फेरिकल शेल है उसके कारण भी यहां पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसको तुम समझ लो जरा कि वो कैसे निकाला जाता है। हमने पहले एक शेल के लिए थ्योरम की थी कि किसी भी शेल के अंदर उस शेल के अपने मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? 0। याद है सबको? ठीक है, अच्छा, हमने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आज डिफाइन किया, हमने बोला वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम इंफिनिटी से कोई पॉइंट यहां इस शेल के सरफेस पे लेके आएंगे तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा या वर्क क्या होगा? वर्क होता है -gmm अपॉन a हो जाएगा, और अपॉन m किया, m से m कट गया तो -gm/a हो गया, यदि हमने मास को सरफेस पे लाके रखा तो। ठीक है, अब हमने यहां से उसको अंदर भी लेके जाना है, टोटल पोटेंशियल बताना हो, इंफिनिटी से यहां लाने का वर्क तो हमने निकाल लिया। अब यहां से अंदर ले जाने में जो वर्क करेंगे वो यदि इसमें जोड़ दें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी आ जाएगा। ठीक है, वो बड़ा आसान है। इसके अंदर फील्ड कितनी है? 0। तो अंदर हमें पार्टिकल चलाने के लिए कोई काम करना पड़ेगा क्या? नहीं। विच मीन्स कि किसी भी स्फेरिकल शेल के लिए जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है उतना ही उसके अंदर के सारे पॉइंट्स पर भी होता है। ठीक है, -2gm। हाँ जी, तो स्फेरिकल शेल के कारण जो पोटेंशियल आएगा -gm/a होगा, तो टोटल पोटेंशियल दोनों को ऐड करके निकल आएगा। समझ में आया सबको? हाँ जी, रश्मि, रश्मि से पूछ रहा हूँ, आ गया समझ? ओके जी, हाँ जी बोलो। सर, हमने तो जो -gm/a उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। -gm/a इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? अभी क्या बोला कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही अंदर सारे पॉइंट्स पे है। तो वो वाला सरफेस पे है। हाँ, तो फिर अंदर हर जगह तो अंदर भी उतना ही है। ये है शेल के कारण, इट इज ड्यू टू शेल। ये जो मास रखा है उसके कारण हमने ये वाला निकाल ही लिया था, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। जितने ऑब्जेक्ट्स का लगेगा सारा जो ऐड करेंगे हम, तो इसके कारण ये निकाला, शेल के कारण ये निकाला, दोनों को ऐड कर दो।
आकांक्षा समझ में आया? करो नोट इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। If the gravitational force of attraction, if the gravitational force of attraction between any two masses does not follow the inverse square law, but it follows a law, such that f is proportional to 1 upon r raised to power n। तो स्क्वायर नहीं है r का, कोई और पावर है, ठीक है। देन हाउ विल ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन r? दो मिनट दे रहा हूं, करो ट्राई। हाँ जी, किया किसी ने? देखो ऐसे क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं। हमने क्या करना है, इसका अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो Gmm ओवर r रेज़्ड टू पावर n आ जाएगा, ठीक है। और इसी फोर्स ने सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, तो इक्वल टू mv² ओवर r हो जाएगा। m से m काट दो तो v² आ गया प्रोपोर्शनल टू, ये r इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं, 1 माइनस n आ गया, तो v क्या आएगा, r रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n अपॉन 2 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? हाँ जी। सर अगर इसी सैटेलाइट के टाइम पीरियड का भी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से v आ गया, इसे r ओमेगा लिख दो। वो पूछ रही है जी कि यदि हमें टाइम पीरियड के बारे में बताना हो तो v को लिख देंगे r ओमेगा, ठीक है। वो r इधर चला जाएगा, r की पावर 1 है, या ऊपर है तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, दैट मीन्स -1 हो गया। यहाँ क्या बचा, ओमेगा, उसे लिख लो 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो इसके साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी लगा लो, निकाल लो क्या आता है। असाइनमेंट खोलिए जी। उसमें देखो पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 39। एक मिनट पहले बता, आंसर कितना आया तेरा? 1600 किलोमीटर, ठीक है। कैसे किया? कौन सा फॉर्मूला लगाया? ठीक है, उसमें फॉर्मूला लगाया G' इक्वल टू
g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, जो हमने डिराइव किया था, याद है? ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये गलत मेथड है इसको करने का, और उसका आंसर भी गलत है। वो इसलिए गलत है कि हमने ये जब एक्सप्रेशन किया था तो हमने एक स्पेशल केस किया था। क्या केस है वो? h r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटी आधी हो रही है, तो बहुत ज्यादा हाइट पे जाके होने वाली है, तो ये फॉर्मूला लगना ही नहीं है, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। ये वैसे सामने बोर्ड पे किया हुआ है। कहाँ है कैलकुलेशन इसमें? तुमने जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेना, लास्ट स्टेप तक r की वैल्यू नहीं डाली हमने, तो हमारे पास आया r इंटू रूट 2 माइनस 1। शुरू से देखो, g डैश को g/2 डालना था, g कट गया, स्क्वायर रूट किया तो ये स्क्वायर खत्म हो गया, 2 का रूट 2 r स्क्वायर का r, तो h आ गया r इंटू रूट 2 माइनस 1। रूट 2 था 1.414, तो माइनस करोगे तो ब्रैकेट में 0.414 बच जाएगा। अब r से मल्टीप्लाई कर देना उसको। हाँ जी हिमांशु, हो गया? हाँ जी, कुछ कुछ ऐसा ही आएगा। कितना? 0.414 को 6400 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आ रहा है वो ही है। 0.414 इंटू 6400। यार क्या कर रहे हो? क्वेश्चन में पढ़ के देख, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, वो क्या होता है। कर लिया जी? फिर देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 68। हाँ जी, कैसे करेंगे?